Hello viewers, welcome to all of you on my YouTube channel Learn More Forever। Learn More Forever चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिट्रेचमेंट इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में रिट्रेचमेंट का क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक ये इनकम टैक्स का एक वीडियो सीरीज बन रहा है, जिसमें सबसे पहले हमने बात किया था ग्रेचुटी के बारे में, पेंशन के बारे में, लीव इनकैशमेंट के बारे में। अगर आपको ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट रिलेटेड वीडियो का आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसको आप क्लिक करके आप ग्रेचुटी, पेंशन और लीव इनकैशमेंट के बारे में सीख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नंबर 4, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन एग्जाम्पशन। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर रिट्रेचमेंट का मीनिंग होता क्या है। तो आपको इमेज से पता चल जाएगा देख के कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर किया जाता है। रिट्रेचमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं छटनी करना, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हमारे पास काम की कमी है और एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए हैं, तो उस स्थिति में रिट्रेचमेंट करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो हमारे पास अनुभवी एम्प्लॉय हैं उनको ही सिर्फ रखना चाहते हैं, जो अनुभवी नहीं है, जो नए हैं उनको हम हटा देना चाहते हैं। ऐसा रीजन इसलिए होता है कि हमारे पास काम की कमी होती है। तो रैंडम तरीके से कई बार आपने देखा हो किसी कंपनी में रिट्रेचमेंट किया जाता है, छटनी किया जाता है। तो आज के जो समय आपको पता है कोरोना वायरस पूरी पूरी दुनिया में मतलब प्रसारित है, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है। आपने सुना होगा, न्यूज न्यूज चैनल पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉय की छटनी की जा रही है, इस कंपनी से इतने एम्प्लॉय को उसने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें रिट्रेचमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकालोगे, छटनी करोगे, तो आपको कुछ कंपनसेशन अलाउंस देना होता है उसको, ताकि वो अपना समय मतलब जब तक वो आपसे कंपनी जॉब छोड़ेगा, हो सकता है उसे जॉब ना मिले, तो उस स्थिति में अपना वो गुजर बसर कर सके, इसलिए कुछ उसको अमाउंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं रिट्रेचमेंट। तो आपको पता है कि हम लोग इनकम टैक्स पढ़ने में आपको पता है कि जो भी अमाउंट हमें एम्प्लॉय को मिलता है उसे क्या देना होता है, उस पर टैक्स देना होता है। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर रिट्रेचमेंट का मीनिंग क्या है। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B, इसका जो मीनिंग है बहुत ही सिंपल है। रिट्रेचमेंट इज अ फॉर्म ऑफ डिसमिसल ड्यू टू नो फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं होता है। दिस इज इट इज अ प्रोसेस, ये क्या एक प्रोसेस है, वेयर बाय द एम्प्लॉय रिव्यूज इट्स बिजनेस नीड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट और लिमिट लॉस। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इसमें मतलब ये होता है कि हमारे पास काम की कमी है, ठीक है, और एम्प्लॉय ज़्यादा हो गया। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय की छटनी करते हैं। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, हमने अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं। कई बार होता है कुछ एम्प्लॉय काम करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो उससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट पे कम होगा। तो हम अगर हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक अनुभवी एम्प्लॉय को हम कंपनी में लाते हैं। तो इसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, रिट्रेचमेंट करते हैं और अपने लॉस को लिमिट में रखना चाहते हैं। विच लीड एंड रिड्यूसिंग इट्स एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉय को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। द एम्प्लॉयर मस्ट गिव फेयर रीजन फॉर मेकिंग द डिसीजन टू रिट्रेच एंड फॉलो अ फेयर प्रोसीजर। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयर बिना कोई फेयर रीजन के आपको कंपनी से नहीं निकाल सकता, रिट्रेच नहीं कर सकता है। एंड अगर आपको रिट्रेच करता है तो उसको एक प्रोसीजर को पालन करना होता है, एक प्रोसीजर के जरिए होता है, वो भी क्या, फेयर प्रोसीजर। व्हेन मेकिंग सच अ डिसीजन और द रिट्रेचमेंट में बी कंसिडर्ड अनफेयर, इसमें कोई अनफेयर नहीं होना चाहिए। अनफेयर का मतलब कि इसमें कोई अनैतिक नहीं होना चाहिए कि आप उससे क्या करना, बदला लेना चाहते हो या कुछ ऐसा आपके मन में है, तो उसके लिए इसके लिए आपको फेयर रीजन आपको देना पड़ेगा, तभी आप उसको कंपनी से बाहर निकाल सकते हो। और जब उसको कंपनी से बाहर निकालोगे तो आपको रिट्रेचमेंट के बदले में कंपनसेशन उसको अमाउंट देना होता है। और आपको पता है कि जो भी एम्प्लॉय को अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। इसमें क्या है, कुछ आपके पास फॉर्मूले हैं। इसमें से क्या है कि जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसमें से जो थ्री कंडीशन है, जैसे एग्जांपल आपको 10 लाख रुपए मिल गए, ठीक है, तो 10 लाख रुपए तो आपको पूरा टैक्स नहीं देना है। उसमें कुछ कंडीशन से हमने एचआर में किया था, ग्रेचुटी में किया था। इसमें आपका तीन चीजें हैं। कह रहा लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग सेल बी एग्जाम, ये जो तीन आपके पास लिस्ट है दे रखा है, इसमें जो सबसे मिनिमम होगा वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, माफ हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है सिंपल, यानी अगर आप ओवरऑल इसकी बात करते हो तो जो तीन पॉइंट आपके पास पूरा आपको गिवन रहेगा, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ वो
दूसरा, कंपनी ने यानी हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने एक रूल फॉलो किया है कि 5 लाख रुपए तक इसकी लिमिट रहेगी। और जो थर्ड पॉइंट है वो है एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एक एक्ट है जिसमें उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो इसमें करना क्या है, 15 डेज सैलरी, ठीक है, 15 दिन, यानी आप इसको हाफ मंथ भी बोल सकते हो, यानी 1/2 भी बोल सकते हो। तो 15 डेज को मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी से, और इसमें क्या लेना है आपको, कंप्लीटेड ईयर लेना है। और जो एवरेज जो निकलेगा वो 3 महीने का निकलेगा। यहाँ पे एवरेज इक्वल टू 3 महीने का ही निकलेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस हमने किया था ग्रेचुटी, उसमें हमने 10 महीने का निकाला था। तो यहाँ पर आपको 3 महीने का निकालना है। फिर से एक बार रिवीज करता हूँ, एक्चुअल में आपको कितना अमाउंट मिला है रिट्रेसमेंट के बदले में। सेकेंड है ये गवर्नमेंट द्वारा इसको फिक्स किया गया 5 लाख रुपए। और थर्ड है एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो चलिए इसको एक ऊपर हम एक प्रैक्टिकल करते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक सवाल है, मिस्टर राकेश इज एम्प्लॉयड एज अ क्लर्क इन अ टेक्सटाइल मिल एट अमृतसर सिंस 1 अक्टूबर 2005। मिस्टर राकेश है वो एक टेक्सटाइल मिल में जॉब कर रहे हैं। कब से, वो 1 अक्टूबर 2005 से। ही इज गेटिंग ₹12,000 पर मंथ एज सैलरी। उनको सैलरी कितना मिल रहा है, 12,000 रुपये पर मंथ। एंड ₹2400 पर मंथ एज डियरनेस अलाउंस। उनको डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है, 2400 रुपये पर मंथ। सिंस 1 जनवरी 2015, कब से मिल रहा है इनको डियर अलाउंस, 1 जनवरी 2015 से मिल रहा है इनको, ठीक है। हिज सर्विस वर टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑन ऑफ रिट्रेचमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑन 1 जुलाई 2018। इनकी सर्विस को रिट्रेच किया जा रहा है, इनको कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है। क्यों, कब निकाला जा रहा है, 1 जुलाई 2018 को। और इनको कंपनसेशन के बदले में कितना अमाउंट मिला है, वो मिला है 1,92,000, 1,92,000 एज कंपनसेशन। किसने दिया, एम्प्लॉयर ने। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि जो 1,92,000 रुपीज दिया गया है किसको, एम्प्लॉय को, उस पे उस व्यक्ति को, एम्प्लॉय को कितना टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, कंप्यूट हिज एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इसमें क्या है कि जो 1,92,000 मिला है इस पर कितना टैक्स देना है और कितना नहीं देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सोल्यूशन करते हैं। कंप्लीटेड ईयर, कि वो उसने कितने साल कंप्लीट किया है। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो उसकी ज्वाइनिंग डेट कब थी, 1 अक्टूबर को, ठीक है। उसको रिट्रेस कब किया गया, 1 जुलाई को किया गया। तो अगर हम इसको आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, जैसे मैंने आप निकाला है, टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2017, 2017 तक मैंने ले लिया है। मतलब इसको कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा किया है, तो 12 साल आ गया। फिर 1 अक्टूबर 2017 से 1 जुलाई 2018, क्योंकि वो रिट्रेच कब हो रहा है, 1 जुलाई 2018 को। तो ये क्या हो गया, 9 महीने। तो मैंने इसमें क्या बोला था, कंप्लीटेड ईयर आपको लेना है, यानी इसको राउंड अप करना है अगर 6 महीने से ग्रेटर होगा तो। जैसा कि हमने अभी देखा था ना यहाँ पे, कि जैसे मैंने यहाँ लिखा था कंप्लीटेड ईयर मतलब ग्रेटर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो कितने महीने, कितने ईयर्स आ जाएंगे, 13 ईयर्स आ जाएंगे। पहला पॉइंट होगा कंप्लीट। दूसरा हमें निकालना है कि एवरेज सैलरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 महीने का एवरेज सैलरी। तो लास्ट राउंड सैलरी इनका कितना है, 12,000 रुपये है, जो यहाँ पर सवाल में गिवन था यहाँ पे, जिसे यहाँ पे देखिए दे रखा 12,000 पर मंथ। और 2400 आपका डीए है। तो आपको पता है कि अगर इनको जोड़ना है तो सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी और डीए इसमें। तो अगर आप सैलरी करोगे 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई तो 36,000 रुपये आ जाएंगे। और डीए मिल रहा है 2400 रुपये, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो 7200। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा 43,200। आपको पता है कि 3 महीने का एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 14,400। आपका क्या आ गया, ये 3 महीने का एवरेज सैलरी आ गया। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। हमने 2 पॉइंट निकाल लिया, कितने ईयर्स, 13 ईयर्स। और एवरेज सैलरी कितना निकला 3 महीने का, 3 महीने का 14,400। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो एक बार मैंने फिर से क्या किया, जो हमारे पास कंडीशन था उसको हमने लिख दिया। पहला कंडीशन क्या कहता है, एक्चुअल में कितना मिला है। तो एक्चुअल में आपको कितना मिला था, 1,92,000। 5 लाख तो सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला था, इसे लिख रखा ना, 15 डेज यानी 1/2, आधे महीने की। 1/2 एवरेज सैलरी हमारा आ गया था 14,400। और लास्ट में हमने कितने ईयर से मल्टीप्लाई करना है, कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर कितना है, 13 है। तो कितने आ जाएगा, 93,600। यानी तीनों में से सबसे छोटा कौन है, 93,600। ये क्या हो जाएगा, आपके एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्प्ट कितना हो गया, 93,600। और अगर हम टैक्सेबल की बात करते हैं
तो जितना आपको मिला है 1,92,000, उसमें से इतना आप माइनस कर दोगे, यानी जो टैक्सेबल कितना आ गया, 98,400, यानी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको इस पर टैक्स देना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको लिखना है। जय हिंद, जय भारत।